मध्यकालीन बिहार। यह सत्य बात है कि अस्थाई जैसी कोई चीज इस लोक जगत में नहीं होती। प्रकृति का नियम है कि स्थितियों में प्रतिक्षण बदलाव होता रहता है। बिम्बिसार के समय जिस अवधारणा का जन्म हुआ था वह बाद में ह्रास होता हुआ आगे के क्रम में विलुप्त हो गया। प्राचीन कालीन व्यवस्था का संक्रमण बहुत धीरे धीरे मध्यकाल में हुआ था। सभी क्षेत्रों में व्यापक एवं परिपक्व बदलाव 600 ईस्वी से पाए जाने लगते हैं। वैसे तो पूर्व की परंपराओं में ह्रास पहले से ही होने लगा था, किंतु 600 ईस्वी में इसका लोप हो गया और वह परिवर्तित रूप में होकर सामने आया। पहले से ही होने लगा था कि किंतु 600 ईस्वी में इसका लोप हो गया और वह परिवर्तित रूप में होकर सामने आया। सभी क्षेत्रों में हुए बदलाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी थी। इस तरह लगभग 600 से 1200 ईस्वी के बीच बिहार में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ ऐसी नवीन विशेषताएं पाई जाने लगती है जिनकी गुप्त काल और पूर्व गुप्त काल में प्रायः अनुपस्थित रही थी। इसलिए सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने मध्यकालीन बिहार को दो वर्गों में विभाजित किया है: पूर्व मध्यकालीन बिहार एवं मध्यकालीन बिहार। पूर्व मध्यकालीन बिहार 600 ईस्वी से 1198 ईस्वी। पाल वंशीय शासन। गोपाल 750 से 770 ईस्वी। मौखरी वंशीय साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य अव्यवस्था फैल गई। अराजक स्थिति से उबे हुए लोगों ने गोपाल के हाथ मगध की राजसत्ता सौंप दी। गोपाल बौद्ध था। उसने नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। यह बौद्ध और जैन दर्शन से संबंधित शिक्षण केंद्र था। दीपंकर श्रीज्ञान उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। गोपाल के पिता बापयट तथा दादा का नाम दयित विष्णु था। दयित संभवतः बारिद्री का रहने वाला एक सर्वविद्यावदात विद्वान था। गोपाल ने सारे बिहार बंगाल को अपने अधिकार में कर एक सुसंगठित एवं सुदृढ़ राज्य की स्थापना की। उसकी राजधानी उदंतपुर बिहार शरीफ थी। उसने अपने राज्य में बहुत से विहार, चैत्यालय, सत्रागार, अन्य क्षेत्र बनवाए थे। 27 वर्ष राज करने के बाद 80 वर्ष की उम्र में उसका देहांत हुआ। उसके धर्मपाल तथा वाकपाल नाम के दो पुत्र थे। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। गोपाल का पुत्र धर्मपाल लगभग 770 ईस्वी में शासक बना। वह अपने पिता से भी बढ़कर प्रतापी हुआ। मौखरी शासक पराजित होकर कन्नौज चले गए थे। कन्नौज की गद्दी पर इंद्रायुध था। उसे पराजित कर धर्मपाल ने चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाते हुए उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की। धर्मपाल बौद्ध था। उसने अनेक मठ व बौद्ध विहार बनवाए। उसकी शिक्षा दीक्षा उदंतपुरी विश्वविद्यालय में आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान के निर्देशन में हुआ था। उसने अपने पिता का अनुसरण करते हुए चंपा भागलपुर के पास विक्रमशिला महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ छात्र ब्रजयानी शिक्षा प्राप्त करते थे। विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए 200 गांव दान में दिया था। आचार्य ज्ञानपद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आचार्य ज्ञानपद मगध के राजपुरोहित भी थे। इन्होंने मंत्र वज्राचार्य की अध्ययन परंपरा को विकसित किया था। मंत्रायन पर आधारित गुह्य समाज तंत्र नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। धर्मपाल ने आचार्य ज्ञानपाद से तंत्र मंत्र का ज्ञान भी प्राप्त किया था। नालंदा अभिलेख के अनुसार धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। धर्मपाल के दो पुत्र थे, भुवनपाल और देवपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल मगध का शासक बना। राज्यपाल उसका सेनापति था। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जावा सुमात्रा के शासक बालपुत्र के आग्रह पर बोधगया में उसके बिहार के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे।
बराह और दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसने प्रतिहार शासक रामभद्र को पराजित किया था। चचेरा भाई जयपाल उसका सेनापति था। देवपाल के पिता धर्मपाल ने कन्नौज पर विजय प्राप्त की थी, परंतु देवपाल के शासनकाल में कन्नौज उसके हाथ से निकल चुका था। कन्नौज की सीमा मिहिर भोज के समय शाहाबाद तक थी। अपने नाम से उसने वहां भोजपुर किले की स्थापना करवाई थी। उसी भोजपुर किले के नाम से आज पश्चिमी बिहार के लोग अपने को भोजपुरी कहते हैं। उसके शासनकाल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का काफी विकास हुआ था। तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक कहा था। उसके समय नालंदा के पीठ स्थाविर आचार्य वीरदेव थे, जो नगरहार जनपद के थे। बौद्ध कवि वज्रदत्त देवपाल का दरबारी कवि था, जिसने लोकेश्वर शतक की रचना की थी। विग्रहपाल प्रथम 850 से 854 ईस्वी। देवपाल के बाद पाल नरेश कौन हुआ था, इस संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। एक मत यह भी है कि विग्रहपाल का पिता जयपाल था। देवपाल का चचेरा भाई और सेनापति जयपाल था। देवपाल के पुत्र राज्यपाल को मारकर विग्रहपाल शासक बन गया। बादल स्तंभ अभिलेख के अनुसार देवपाल के बाद सूरपाल राजा बना, परंतु विद्वानों ने यह भी बताया है कि विग्रहपाल का नाम ही सूरपाल था। विग्रहपाल सूरपाल का शासन काल मात्र 4 वर्षों का रहा। उसने राजसूय यज्ञ किया था। नारायण पाल 854 से 915 ईस्वी। विग्रहपाल का पुत्र नारायण पाल अपने पिता के जीवितावस्था में ही राजा बन गया। वह एक कमजोर शासक था, उसे राष्ट्रकूटों का दबाव सहना पड़ा था। राज्यपाल नारायण पाल के पश्चात उसका पुत्र राज्यपाल शासक बना। राज्यपाल की पत्नी भाग्य देवी राष्ट्रकूट के शासक तुंगदेव की पुत्री थी। इसके शासनकाल में शांति का वातावरण रहा। गोपाल द्वितीय 960 ईस्वी। राज्यपाल का बेटा गोपाल द्वितीय शासक बना। नालंदा और बोध गया के अभिलेखों से इसकी पुष्टि होती है। उसने 17 वर्षों तक शासन किया था। विग्रहपाल द्वितीय द्वितीय गोपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल द्वितीय गद्दी पर बैठा। इस शासक के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती है। उसने कोई सैनिक अभियान नहीं किया था। महिपाल प्रथम 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी। विग्रहपाल द्वितीय का पुत्र महिपाल प्रथम शासन बना। इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। नालंदा अभिलेख के अनुसार वह बौद्ध था। उसने प्राचीन बौद्ध विहारों की मरम्मत कराई थी। उसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम सौगात की उपाधि धारण किया था। गांगेय देव कलचुरी और चोलों का आक्रमण उसके समय हुआ था। नैपाल महिपाल प्रथम के बाद उसका पुत्र नैपाल गद्दी पर बैठा। उसने 15 वर्षों तक शासन किया। विग्रहपाल तृतीय जयपाल के पश्चात विग्रहपाल तृतीय राजा बना। इसने राज्य का विस्तार नहीं किया। विग्रहपाल तृतीय राजगद्दी पर बैठते ही अपने 2 छोटे भाइयों तथा सूरपाल द्वितीय रामलाल को कारागार में डाल दिया। इससे पाल राज्य में आंतरिक कलह शुरू हो गया। दिव्योक नामक कैवर्त सरदार ने महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी थी और सूरपाल द्वितीय को राजा बनवाया। सूरपाल सिर्फ 1 या 2 साल राज कर पाया। रामपाल द्वितीय 1197 से 1198 ईस्वी। अपने दूसरे भाई सूरपाल द्वितीय के बाद रामपाल गद्दी पर बैठा। उसके समय आंतरिक कलह अधिक थी। कैवर्त सामंतों से भी उसे सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप जहां मौका मिला, सामंत अपने को स्वतंत्र घोषित करते गए। रामपाल के दरबार में संध्याकर नंदी राजकवि था, जिसने रामचरित नामक द्वैधार्थक काव्य लिखकर उसमें रामपाल की जीवन चरित भी दिया था। रामपाल के शासनकाल में ही लगभग 1198 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध एवं जैन स्थलों को ध्वंस कर दिया था। बड़ी संख्या में बौद्ध एवं जैन भिक्षु, भिक्षुनियां, मुनिगण, आचार्य, छात्र आदि मारे गए। जो बचे रह गए वे तिब्बत की ओर पलायन कर गए।